तो मैंने लास्ट क्लास में आपको कराया था शेयरिंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, उसके ऊपर क्वेश्चन कराए थे ना। आज जो कराने जा रहा हूं मैं आपको, आज जो है आपका टॉपिक है आपका देखिए, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिलेटेड टू इलास्टिसिटी। बोलिए मत प्लीज, अरे बस ना बोलो मत। सम इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू इलास्टिसिटी, फोन बंद कर दो बेटा। देखिए, इसमें एक वर्ड आता है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, ठीक है। अब इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कि भैया जब आप किसी बॉडी को डिफॉर्म कर देते हो तो वो अपनी शेप को क्या करती है? रिगेन करती है। अब रिगेन करती है तो रिगेन करने में कुछ वक्त लगाती है। कुछ ऐसी बॉडी होती है जो तुरंत की तुरंत रिगेन कर लेती है और पूरी तरीके से रिगेन कर लेती है, लेकिन कुछ ऐसी बॉडी होती है जो तुरंत नहीं रिगेन कर पाती, काफी टाइम लग जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, यही लिखा हुआ है, ठीक है। द बॉडी रिटर्न्स टू देयर ओरिजिनल स्टेट after the removal of deforming force. Some body returns to the original state immediately, ठीक है, जबकि कुछ बॉडी ऐसा काफी ज्यादा टाइम लेती है, ठीक है। द डिले इन रीगेनिंग द ओरिजिनल स्टेट ऑफ अ बॉडी आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। समझ गए? जो डिले होती है, सुन लीजिए, बॉडी को रीगेन, अपनी शेप को रीगेन करने में जो डिले होती है उसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। अच्छा, जिसके लिए ये इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट ज्यादा होगा, बॉडी ज्यादा इलास्टिक होगी, कम इलास्टिक होगी? कम इलास्टिक होगी, क्योंकि मैंने ज्यादा इलास्टिक बॉडी की डेफिनेशन क्या बताई है? ज्यादा इलास्टिक बॉडी वो होती है जो अपने आप को पूरी तरीके से और तुरंत अपनी शेप को रीगेन कर लेती है, वो ज्यादा इलास्टिक होती है। इसका मतलब उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा। लेकिन जो बॉडी कम इलास्टिक होती है, अपनी शेप को रीगेन तो करती है, लेकिन ऐसा करने में क्या होता है? वो काफी ज्यादा टाइम लगा देती है, यानी उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? काफी ज्यादा होगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इसे ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान दीजिए, एक डिवाइस एक मिनट, एक डिवाइस होता है जिसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। उसके अंदर एक स्प्रिंग लगी होती है, और वो स्प्रिंग जिस मटेरियल की बनी होती है वो होता है क्वार्ज फाइबर। क्या होता है? और वो दुनिया का सबसे ज्यादा इलास्टिक मटेरियल है, यानी उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? बहुत कम होगा, और वो अपनी शेप को पूरी तरीके से रिगेन कर लेगी तुरंत की तुरंत। लेकिन एक मटेरियल है कार्बन, कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको अपनी शेप को रीगेन करने में आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स काफी ज्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है भैया। तो उनका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? बहुत ज्यादा होगा। वही लिखा हुआ है, इन गैल्वेनोमीटर सस्पेंशन, सस्पेंशन वही मतलब कि स्प्रिंग जो रीगेन करती है, वो किसकी बनी होती है? क्वार्ट्ज और फास्फोरस ब्रॉन्ज, ये दोनों की बन सकती है, ठीक है। ये एक अलॉय होता है, ठीक है, यूज्ड टू बिकॉज ऑफ देयर इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट इज वेरी स्मॉल। आपने देखा मीटर वगैरह, जैसी बिजली गायब करते हो मीटर अपनी जगह पे आता है। पहले आप तो खैर डिजिटल मीटर आने लगे, नंबर लिख के आते हैं। पहले एनालॉग मीटर आते थे, तो उसमें सुई होती थी, जैसे ही आप वोल्टेज अप्लाई करते थे तो सुई क्या होती थी? डिफ्लेक्ट होकर कहीं और चली जाती थी। और जैसे ही आप करंट वगैरह या वोल्टेज वगैरह हटाते थे तो सुई अपनी जगह पे वापसी आती थी, तुरंत आती थी ना। वो तुरंत इसलिए ऐसा कर पाती थी क्योंकि उसके अंदर जो मटेरियल लगा हुआ है उसकी इलास्टिसिटी क्या है? बहुत ज्यादा है, उसका इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या? बहुत कम है। समझ गया? लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल, ऑन कॉन्ट्रेरी, अ ग्लास फाइबर टेक्स आवर टू रिगेन इट्स ओरिजिनल स्टेट। और ग्लास फाइबर नाम का एक ऐसा मटेरियल है जो अपनी ही स्टेट को रिगेन करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लेता है, ठीक है भैया। एक मिनट आप इसको जल्दी से पढ़ लीजिए दोबारा से, ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट है कौन सी क्वांटिटी? मास, लेंथ, टेम्परेचर, वेलोसिटी, टाइम। टाइम है इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट, क्या? टाइम है। वो ज्यादा रहेगा तो बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होगी? कम होगी। वो कम रहेगा तो बॉडी की इलास्टिसिटी क्या होगी? कोई दिक्कत तो नहीं भैया। तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट क्या है? टाइम। मैं बता दे रहा हूं आपको ये क्या है एक्चुअल में, टाइम, ठीक है। ज्यादा इलास्टिक बॉडी के लिए, ज्यादा इलास्टिक बॉडी
बॉडी के लिए ये कम होता है। ज्यादा इलास्टिक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? कम होती है। और कम इलास्टिक बॉडी के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है? ज्यादा होती है। समझ गए भैया? आगे बढ़े। ठीक है, फिर आता है एक वर्ड, इलास्टिक फटिग। फटिग क्या होता है सुन लीजिए, प्लीज प्लीज यादव जी प्लीज। ठीक है, इलास्टिक फटिग क्या होता है? इलास्टिक फटिग होता है जैसे आप किसी इलास्टिक बॉडी को बार बार यूज करो, बार बार यूज करो, बार बार यूज करते जाओ, काफी टाइम तक आप उसको यूज करते जाओ, तो इस बार बार यूज करने से उसकी इलास्टिसिटी क्या होती है? कम हो जाती है। उसकी शेप और साइज क्या होता है? बदल जाता है, थोड़ा बहुत चेंज आता है। इसी को हम क्या कहते हैं? इलास्टिक फटिग कहते हैं। क्या कहते हैं? इलास्टिक फटिग क्या है भैया? बार बार इलास्टिक बॉडी को बार बार स्ट्रेस लगाने पर, चाहे आप इलास्टिक लिमिट के अंदर ही लगाओ, आप इलास्टिक लिमिट के अंदर ही रहो, लेकिन बार बार ऐसा रिपीट करने पर चीजों के अंदर क्या होती है? उस इलास्टिक बॉडी के अंदर परमानेंट क्या होता है? डिफॉर्मेशन आ जाता है। ठीक है, उसकी शेप और साइज थोड़ी सी बदल जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं भैया? इलास्टिक फटिग कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? देखिए भैया, इलास्टिक फटिग लिख लेते हैं, करते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं। देखिए भैया, ओए प्लीज ध्यान दीजिए, क्या है भैया? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। मैं रिज्यूम और पोज में बड़ा कंफ्यूज जाता हूँ। ठीक है ना, चल रही है ना? रिज्यूम मतलब स्टार्ट करना होता है ना, पोज मतलब रोकना होता है। मैं कंफ्यूज जाता हूँ बहुत ज्यादा। ठीक है, मेरी बात सुन ले भांजे और भतीजे। अब मेरे पूरे रिश्तेदार पड़ते हैं ना, भांजा भी है। अब वो भांजा ऐसे हुआ कि विकास भैया की दोस्त थी उसकी मम्मी, अब उनका लड़का पढ़ने आता है हमारे पे, तो भांजा ही तो हुआ एक तरह से। विकास देखिए, देखिए भैया, ये एप्लीकेशन आपने जनरली बाइक साइकिल वगैरह पे आपने मेंशन देखी होगी कि इसके बियॉन्ड लोड नहीं होना चाहिए। अगर इसके बियॉन्ड लोड हो गया तो साइकिल या बाइक क्या होती है? परमानेंटली क्या होती है? डिफॉर्म हो जाती है। उनकी स्ट्रक्चर क्या होता है? थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना? चेचिस खराब हो जाती है, चेचिस खराब हो जाती है। चेचिस मतलब होता है बॉडी, गाड़ी की बॉडी को चेचिस कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए लिखा हुआ है, एनी मेटेलिक पार्ट ऑफ मशीनरी इज नेवर सब्जेक्टेड टू अ स्ट्रेस बियॉन्ड इट्स इलास्टिक लिमिट। कह रहा है इलास्टिक लिमिट से ज्यादा आपको उस मशीनरी के ऊपर लोड अप्लाई नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हो तो क्या होता है भैया? बॉडी परमानेंटली क्या होती है? डिफॉर्म हो जाती है। अब उसको अगर ठीक कराना है तो उसको खोलो, उसको फिर जाके खराद की दुकान पे ले जाओ, वो वहां पे सही करेगा। गाड़ी का कोई पुर्जा खराब हो जाता है तो उसको खोल करके खराद की दुकान पे ले आते हैं, खराद की दुकान पर ठुकाई पिटाई करके उसको दोबारा से सही कर देते हैं। समझ गया भैया? तो ये ध्यान रखना। अगला आता है भैया, आपने सुना होगा क्रेन, देखिए क्रेन, वो गली कूचे वाली क्रेन नहीं, जो बड़ी क्रेन होती है हैवी हैवी, उसमें कई सारी रोप होती हैं। आप रोप, रोप वही स्टील की रोप होती है, अंग्रेजी बोल लो बेटा, रस्सी कहते हैं मुझे। ठीक है, तो अब देखिए अलग अलग वैरायटी की रोप होती है, पतली भी होती है और थिक भी होती है, काफी मोटी भी होती है। अब अलग अलग लोड को उठाने के लिए आप अलग अलग रोप का इस्तेमाल करते हो। ठीक है, तो क्रेन में जो रोप लगी होती है वो रोप अलग अलग थिकनेस की होती है, और वो थिकनेस ही डिसाइड करती है कि आपको किस प्रकार के लोड को उठाना है। अगर आप चाहते हो आप हैवी लोड उठाओ, क्योंकि हैवी लोड रोप पर ज्यादा स्ट्रेस लगाएगा, और ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेन को क्या करता है? बढ़ा देता है। और अगर आपको लाइट लोड उठाना है तो आप क्या करोगे?
थिन क्या रोप का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि जो लाइट लोड होता है वो कम स्ट्रेस लगाता है। ठीक है भैया, तो यही अगली एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन नंबर फर्स्ट थी। अब हम करने आ रहे हैं एप्लीकेशन नंबर ऑफ सेकंड। ठीक है भैया, अब इसमें कैलकुलेशन भी है, थोड़ा तो ध्यान रखना, कुछ खास कैलकुलेशन है नहीं भाई, प्लीज। भाई प्लीज ध्यान दीजिए, कह रहे हैं भैया द थिकनेस ऑफ मेटेलिक रोप यूज्ड इन क्रेन टू लिफ्ट द हैवी लोड इज डिसाइडेड फ्रॉम द नॉलेज ऑफ द इलास्टिक ऑफ द मटेरियल एंड द सेफ्टी फैक्टर। ये भैया, ये आपको भैया जो क्रेन में रोप लगी होती है, क्रेन की रोप की जो थिकनेस होती है वो लोड के हिसाब से डिसाइड की जाती है। ज्यादा हैवी लोड होगा तो आप थिक रोप का इस्तेमाल करोगे, लाइट लोड होगा तो आप थिन रोड का इस्तेमाल करोगे। अब ऐसा क्यों होता है भैया, बड़ी सिंपल सी बात कर रहा हूं, यहाँ पर एक एग्जांपल भी लिया हुआ है इसमें। ठीक है, ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, यहाँ पर छाप दिया गया। ठीक है, रुक जाइए, बाद में कर लीजिएगा, इतनी जरूरी नहीं है लिखना, समझना जरूरी होता है, लिख तो आप घर पे भी लोगे अगर चाहोगे तो। ठीक है, तो देखिए भैया क्या कह रहा है, अगर मैं बात करूं प्लीज, स्ट्रेस, स्ट्रेस क्या होता है, डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन में एरिया। कौन सा एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, जो थिकनेस बता रही है ना वो वाला एरिया। समझ गया, तो भैया देखिए यहां पे लिखा हुआ है, हमने सपोज किया कि हमें इतना लोड उठाना है, इतना मास उठाना है, इस मास का वेट कितना होगा, 10 की पावर 4 केजी मास है, तो 10 की पावर 5 न्यूटन क्या होगा, इसका वेट होगा। जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है ना, एमजी होता है, तो 10 की पावर 5 क्या हो गया, इसका वेट हो गया। किलोग्राम में क्या कोई गलत कर रखा है, इसमें 4 होगा। ठीक है, यहाँ पर 4 दे रखा था, यहाँ पे 5 दे रखा है, या तो आगे भी 5 ही लेता हूँ। ठीक है, तो इसको 5 कर देते हैं हम। ठीक है, ये 5 है, यानी आपका इतना मास है, और आप यू जो रोप इस्तेमाल, और हाँ एक ध्यान में रखना, ठीक है, इट शुड बी नॉट ब्रेक इवन व्हेन द लोड इज 10 टू पावर 5 अप्लाइड। अच्छा, सेफ्टी फैक्टर देखिए भैया, एक बात ध्यान में रखना कि देखो यहाँ पे जो लोड है ना, वहां पे लोड के साथ आपको एक चीज और मल्टीप्लाई की है। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, मैंने एक होता है रोप के अंदर सेफ्टी फैक्टर, तो आपको सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, हर चीज का सेफ्टी फैक्टर क्या होता है, अलग अलग होता है। यहां पर जो सेफ्टी फैक्टर दे रखा है वो कितना है, 10 है। आपके द्वारा उठाया गया वेट कितना है, 10 की पावर 4 है, तो आपका कुल लोड कितना होगा, इतना लोड ही उठा सकता है। मतलब आप लोड इतना उठा रहे हो, लेकिन इसकी कैपेबिलिटी कितनी है, 10 की पावर 5 किलो लोड उठाने की। जितना सेफ्टी फैक्टर होगा उतने टाइम्स का होगा, लोड और उठा लेगा। समझ गए, तो ये 10 की पावर 5 केजी का लोड उठा सकता है। अच्छा, इसका केजी का वेट कितना होगा, तो एम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एम से मल्टीप्लाई करोगे क्या होगा, वेट क्या होगा, एम जी होता है, तो एम क्या, 10 की पावर 5, और जी की वैल्यू क्या होती है 9.8, तो ये क्या होगा 9.8 इंटू 10 पावर 5 न्यूटन क्या हो रहा है, ये वेट है। अच्छा, ये वेट ही क्या करेगा, रोप पे लगेगा, यानी ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। ये क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स, तो यानी इसे हमने कर दिया डिफॉर्मिंग फोर्स। ये क्या हो गया आपका, डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ गया। अच्छा, कह रहा कि भैया रोप का जो कितनी थिक रोप, यानी इतने लोड को उठाने के लिए आप कितनी मोटी रोप का इस्तेमाल करोगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। और ये आया भी है, 3 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका भैया इतना लोड उठाना है और बताइए कितनी थिक रोप का इस्तेमाल करोगे। तो भैया हमें पता लग गया, भैया हमें इतना डिफॉर्मिंग फोर्स लगाना है, इतना लोड उठाना है, लोड बराबर में डिफॉर्मिंग फोर्स। समझ गया। चलो, अब देखिए एरिया कैसा होना चाहिए, पाई आर, सर्कुलर एरिया होता है ये वायर का, तो पाई आर स्क्वायर, तो हमने क्या लिख दिया, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स कितना है बेटा, 9.8 इंटू 10 पावर 5, और एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहां पर स्ट्रेस क्या रखो, तो भैया मुझे यहां पर अल्टीमेट स्ट्रेस रखना है। अल्टीमेट स्ट्रेस का मतलब है कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेस झेल सकता है आपका वो स्टील रोप। तो जो स्टील रोप की मैक्सिमम स्ट्रेस झेलने की क्षमता होती है वो होती है आपकी 3 गुणे में 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतनी होती है। हाँ वही है, ठीक है, 3 गुणे 10 की पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इतना ये झेल सकता है। तो भैया मैंने इसको और इसको आपस में क्या कर दिया, बराबर कर दिया। और ये जो ये टर्म देख रहे हो, ये वाली टर्म, ये टर्म चाहे पतली रोप हो चाहे मोटी रोप हो, उसके लिए ये वाली वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। क्या होती है, फिक्स होती है। तो हमने सॉल्व किया और हमने देखा भैया हमारे आर की वैल्यू क्या आ रही है भैया, 0.032।
यानी इतने मीटर की रोप हो या इतने सेंटीमीटर की रोप जो होगी वो इतने लोड को उठाने के लिए क्या होगी, कैपेबल होगी। समझ गए? अगर आपको कुछ और उठाना है, मान लो आपको 10⁻7 kg मास को उठाना है, तो क्या करोगे आप, रोप कैसे निकालोगे? तो भैया आपको तो पता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस क्या होता है, फिक्स रहता है। तो हम क्या करेंगे, 10⁻7 आपको लोड उठाना है, तो वेट कितना होगा 10⁻7 का, डिफॉर्मिंग फोर्स बताओ, डिफॉर्मिंग फोर्स बराबर वेट, वेट कितना होगा m इंटू में जी, m कितना है 10⁻7 है, ये तो वेट लोड है। सेफ्टी फैक्टर अगर 10 हुआ तो क्या होगा, कितना उठाएगा 10⁸8, जी की वैल्यू क्या होगी 9.8, तो क्या होगा, ये हो गया आपका डिफॉर्मिंग फोर्स, मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स इतना लगा सकते हो आप उसके ऊपर, न्यूटन। ठीक है भैया? अच्छा, एरिया क्या होगा पाई आर स्क्वायर, और अल्टीमेट स्ट्रेस कितना झेल सकता है वो, ये स्टील 3 इंटू 10⁻7 8 मीटर, 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको क्या करोगे, अल्टीमेट स्ट्रेस इक्वल्स टू में डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन में एरिया, सॉल्व करो, यहां से रेडियस निकाल लोगे। आपको कितना भी लोड उठाना होगा बस उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि सेफ्टी फैक्टर कहता है कितने टाइम्स और ज्यादा उठा सकता है। अच्छा 10 जरूरी नहीं कि 10 ही हो, कई बार सेफ्टी फैक्टर 5 भी होता है और कई बार सेफ्टी फैक्टर 8 भी होता है, तो जो सेफ्टी फैक्टर होगा उतने टाइम्स लोड और उठ सकता है। समझ गया? फिर उसके हिसाब से आप रेडियस को कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े। ये एग्जांपल है, आपको मैंने 2-3 एग्जांपल बता दिए। ठीक है, एप्लीकेशन है नंबर 3, क्या कह रहा है सुन लीजिए। देखिए, जो आपका हिमालय है उसकी जो ऊंचाई है वो करीबन ये तो 8,300 मीटर के आसपास है, मतलब 8.5 किलोमीटर मान लो। ठीक है, उसकी इतनी हाइट है, हाँ, सी लेवल से इतनी हाइट है उसकी, 8.5 किलोमीटर के आसपास इतनी हाइट पर वो है। ठीक है, अब ये कह रहा है, सुन लीजिए, कह रहा है कि अर्थ पर मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है माउंटेन की, अर्थ पर किसी माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है। अच्छा, माउंटेन को संभालता कौन है, जमीन, धरती। माउंटेन होता कहां पर है, सर पे थोड़ी ना होता किसी के, जमीन पर होता है। यानी जमीन की स्ट्रेंथ के बियॉन्ड अगर माउंटेन का वो निकल गया मामला, तो माउंटेन उससे ऊपर, अब देखो ना, मान लो कहीं पे आप खड़े हो, किसी छत पे खड़े हो, तो वो छत कितना लोड उठा सकती है, अपना लोड बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, और जहां पर छत टूट जाएगी वही लास्ट लिमिट है लोड संभालने की। कह रहा है भैया कि माउंटेन की हाइट मैक्सिमम कितनी हो सकती है धरती पर। समझ गए, धरती पर माउंटेन कितना ऊंचा हो सकता है। तो भैया कैलकुलेशन से 10⁴ के आसपास आ रहा है, जो कि क्या है 10 किलोमीटर के आसपास। मतलब अगर आपका माउंट एवरेस्ट की हाइट बढ़ रही है, वैसे बढ़ रही है, हर कुछ साल में 1-8 सेंटीमीटर ऊंचा हो ही जाता है। ठीक है, क्योंकि ये वाली प्लेट जो हो रही है ना उधर खिसक रही है। आपको पता है ना माउंटेन कैसे बनते हैं, जब ये जो प्लेट्स होती हैं एक के ऊपर एक ओवरलैप करती है ना, तो उसके ऊपर चढ़ती चली जाती है, तो उससे माउंटेन क्रिएट होता रहता है। अभी ये मूव कर रही है प्लेट, ये जो आपकी ये इंडियन प्लेट है वो जो चाइना की तरफ है प्लेट के, उससे ऊपर मूव करती आती है, इसलिए वो लगातार बढ़ती आ रही है। अब वो कितना ऊंचा हो सकता है, वो कितना ऊंचा हो सकता है, तो सबसे पहले भैया ध्यान रखना 10 किलोमीटर के आसपास है इसका आंसर। ठीक है, अब वो कैसे निकाला गया ये भी देख लीजिए। देखिए, द मैक्सिमम हाइट ऑफ माउंटेन ऑन अर्थ डिपेंड्स अपॉन द शेयरिंग मॉडुलस ऑफ रॉक, रॉक के शेयरिंग मॉडुलस पे डिपेंड करता है। मैंने आपको 3 मॉडुलस बताए थे, उनमें से एक शेयरिंग मॉडुलस भी था। ठीक है, एट द बेस द माउंटेन स्ट्रेस ड्यू टू ऑल रॉक स्टॉप, कह रहा भैया कि आपको पता भैया ऊपर रॉक होती है, माउंटेन के ऊपर रॉक होती है, और वो सारी रॉक मिल करके क्या लगाती है, जमीन पर प्रेशर लगाती है। प्रेशर बोले तो अबे वेट लगता है ना, पूरे माउंटेन का वेट होता है, पूरे माउंटेन का वेट क्या काम करता है, जमीन के ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करता है। क्या करता है, अब डिफॉर्मिंग फोर्स का काम करता है, इसका मतलब स्ट्रेस अप्लाई करता होगा जमीन के ऊपर, और जमीन के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई करता होगा तो जमीन को क्या करता होगा, प्रेस भी करता होगा। अब जब उसका स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो जाएगा तो जमीन उसको स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगी, जमीन उस स्ट्रेस को झेल नहीं पाएगी, और जमीन खुद क्या होगी, धंस जाएगी वहां पर। समझ गए भैया? तो माउंटेन की मैक्सिमम हाइट कितनी हो सकती है, चलो इसको निकालते हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपको प्रेशर का मैंने 2-3 दिन पहले बताया था, P इक्वल्स टू में H रो जी। किसको किसको याद है भैया, जिसको नहीं भी पता मैं आपको साइड में बता दे रहा हूं कि प्रेशर जो होता है वो फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ध्यान दीजिए, प्रेशर क्या होता है, फोर्स सबको पता है, लेकिन अगर फोर्स वेट हो तो, फोर्स अगर वेट हो तो फोर्स की जगह पे क्या आएगा,
वेट अपॉन में एरिया। यहां पर माउंटेन का वेट ही तो फोर्स लग रहा है जमीन पे, तो भैया वेट क्या होता है, एम इंटू में जी अपॉन में एरिया। एम क्या होता है, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी। मास क्या होगा, वॉल्यूम इंटू में डेंसिटी इंटू में जी अपॉन में क्या होगा, एरिया। वॉल्यूम क्या होता है बेटा, किसी भी चीज का, मैं सिलेंडर के वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, या किसी भी चीज का वॉल्यूम जो होता है वो होता है एरिया इंटू में हाइट। क्या होता है, एरिया इंटू में हाइट, वॉल्यूम हो गया रो जी अपॉन में ए से ए क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, एच रो जी हो गया। क्या हो गया, ये फॉर्मूला आपको जब यूज करना होता है जब आपके सर पर कोई हाइट हो किसी चीज की, ठीक है, तो उस हाइट की वजह से आपके सर पे कितना प्रेशर लगेगा, यही रीजन होता है बेटा 30 नंबर 40 नंबर लाने का, और कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या लगता है 30 नंबर किसके आते हैं, 40 नंबर किसके आते हैं, ये लटक के पास कौन होता है, इसी ऐसी बच्चे होते हैं जो पढ़ाई के वक्त अपनी दूसरी बातों को प्रायोरिटी दे, बाद में एग्जाम में अपना सर फोड़ते हैं पेपर को लेके। भाई 1 घंटे की पढ़ाई है, उसमें भी अगर हम सीरियसली पढ़ा रहे हो तो आप सीरियसली पढ़ लो ना, थोड़ी तो करो यार, थोड़ी कदर तो करो। अपनी नहीं कर रहे, पेरेंट्स की नहीं कर रहे, कम से कम सामने जो चिल्ला रहा है उसकी तो कर लो। समझ गए, देखिए तो ये प्रेशर का फॉर्मूला हो गया। अब ये प्रेशर क्या है, स्ट्रेस के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, समझ गए ना भैया, तो कि वेट कौन है, डिफॉर्मिंग फोर्स, और एरिया क्या है, जमीन का। डिफॉर्मिंग फोर्स अपॉन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, यहां पर प्रेशर भी है, तो इसलिए हमने इस प्रेशर को क्या लिख दिया, स्ट्रेस के बराबर लिख दिया। जमीन की जो अल्टीमेट स्ट्रेस होती है, जो भार सहने की क्षमता होती है, वो भी क्या होती है, संयोग बस 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब समझे इसका मतलब, आप जमीन के 1 मीटर स्क्वायर पर 3 × 10⁸ न्यूटन फोर्स लगा सकते हो। अगर उससे ज्यादा फोर्स लगाओ जमीन क्या होगी, धंस जाएगी। समझ गए भैया, तो हमें पता लग गया जमीन का अल्टीमेट स्ट्रेस कितना झेल सकती है, वो 3 × 10⁸ हाइट में निकालनी है। और जो डेंसिटी ऑफ रॉक होती है वो भैया आपको बता दो, डेंसिटी ऑफ रॉक जो लिया जाता है वो यहां पर लिखा हुआ है 3000 किलोग्राम। क्या है, 3 × 10⁻³ का मतलब 3000 किलोग्राम। जी की वैल्यू सब आपको पता ही है बेटा, 9.8। आपने ये काटा पीटी की, 10 ही ले लो इसमें, है ना, ज्यादा सही रहेगा। 10 ले लो तो सब कुछ कटेगा पटेगा, है ना। ये देखो ये कितनी बार गया, 10⁻3 है, ये क्या है 5 बार गया, है ना। तो इधर आएगा तो क्या हुआ, ये और हो गया, तो 10 की पावर क्या होगा 4, तो एच इक्वल्स में क्या हो 10 की पावर 4 बोले तो मीटर। यानी इसके बियॉन्ड अगर हाइट चलेगी, मैक्सिमम हाइट इतनी हो सकती है, क्योंकि जब मैं मैक्सिमम स्ट्रेस बोल दूंगा तो इसका मतलब मैक्सिमम हाइट भी है। मैक्सिमम स्ट्रेस मतलब मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम इतनी, क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रेस इतना लग सकता है इसके ऊपर, तो मैक्सिमम हाइट इतनी ही हो सकती है इसके ऊपर। इससे ज्यादा का माउंटेन जो करेगा इतना स्ट्रेस क्रिएट कर देगा बेस पे कि जमीन क्या होगी, वहां से धंस जाएगी। समझिए भैया, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन थी, ठीक है। देखिए भैया, एक आपने वो गाटर देखा, गाटर, गटर नहीं गाटर है, लड़की ने देख कैसा होता है, एच शेप का होता है, एच शेप का। ऐसा लिटाओगे, लिटाओगे तो एच शेप का बन जाएगा, नहीं तो आई शेप का होता है, इस शेप का। देखिए भैया, पता नहीं आप लोग लड़कियों को थोड़ी दिक्कत होगी इसमें, क्योंकि लड़कियों को ये सब नहीं पता। देखो ऐसा होता है, इस शेप का होता है। ये जनरली जब बिल्डिंग बिल्डिंग बनती है ना, अब फ्लाई ओवर देखना, पता ना तेरे को, लेबर थी ना पहले, लेबर चौक पे खड़ी होती थी। मैं तो था बहन, मेरा तो काम ये छुट्टियों के टाइम में ही काम करते हैं। साइड में ऐसे आई शेप का होता है, ऐसे ऐसे देखोगे तो आई शेप का होगा। ये ऐसी एक, ऐसा फ्रंट से देखने पे ऐसा होता है, इसके ऊपर लोड लगाते हैं। देखा आपने, नहीं देखा तो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत हैवी टाइप का। बाईपास से जान लगना, तो बाईपास के जब यहां से निकलोगे ना, तो जो फ्लाईओवर बना हुआ है, फ्लाईओवर जिसपे टिका हुआ है ना वो वही है, लेकिन बस इससे बड़ा है वो, ठीक है।
गाटर होता है, ये स्टील का या लोहे का होता है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन पता क्या है, इलास्टिसिटी में ही क्वेश्चन है, कह रहा है भैया ये इसकी डेप्थ है, इसको डेप्थ कहते हैं, इसको कहते हैं डेप्थ, इसको कहते हैं विड्थ, बी से लिखते हैं, विड्थ, ठीक है। और ये होती है इसकी लेंथ, लेंथ। अब क्वेश्चन पता क्या कह रहा है कि हम ऐसे ही क्यों खड़े करके रखते हैं इसको, जबकि यहां पर ही इसका बैलेंस थोड़ा कम रहेगा ना, एच में कर दोगे तो कम ज्यादा बैलेंस हो जाएगा ये। अगर इसको मैं अभी आई शेप में इसकी हाइट ज्यादा, जिसकी हाइट ज्यादा होती है उसकी बैलेंसिंग थोड़ी कम होती है, लेकिन हम जबरदस्ती आई शेप में ही रखते हैं इसको, एच शेप में क्यों नहीं रखते, ठीक है। तो भैया एक बात बता देता हूं मैं, चलो ये तो हो गया गाटर आपका, इसे इंग्लिश में गिल्डर्स कहते हैं मेरे ख्याल से, गिल्डर्स, मेरे को याद नहीं है लेकिन गिल्डर्स ही है इसका नाम है, गिल्डर्स नाम है, गिल्डर्स, ठीक है चलो। और हिंदी में गाटर कहते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिए भैया, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे, यहां पर इसको मैंने क्या किया, इससे एक बिल्डिंग बनाई, फ्लाईओवर बना रहा हूं मैं, ठीक है। और फ्लाईओवर को दो ऐसा, दो पिलर पे ऐसा खड़ा कर दे रहा हूं उसको, ये यही है, ये यही है, ठीक है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा आपको, ध्यान दीजिए प्लीज, समझिए क्या होता है यहां पर, दिक्कत क्या है। अब जैसे ही हम इसके ऊपर लोड लटकाते हैं, वेट, भाई प्लीज, पुरानी चीजें याद आने लगी इसको, कैसे मलबा फेंकती थी मैं, मट्टी लग जाती थी तो रुमाल से पोंछ लेती थी मैं। देखिए भैया, देखिए भैया, इसको भी लेके चली जाइए अपने साथ में, ठीक है, ये तसला भर देगी मट्टी का। देखिए भैया, अब अब जैसे हम वेट लटकाते, ध्यान दीजिए बेटा, जैसे हम वेट लटकाते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा मैं ऐसा बना देता हूं, ठीक है, थोड़ा सा इसको थिकनेस भी देता हूं मैं, ठीक है, इसको थिकनेस भी दे दी मैंने, ये डेप्थ है, ये डेप्थ है, ये विड्थ है, और ये वेट आपका, ये और ये लेंथ है। जैसे ही आप इसके ऊपर वेट अप्लाई करते हो, ध्यान दीजिए भैया, वैसे क्या होता है, ये थोड़ा सा ऐसा बैंड हो जाता है, ए वाला पॉइंट कहां पे आता है, ए डैश पर कहां आता है, और यहां से यहां तक को कहते हैं डिप्रेशन, क्या कहते हैं इसे, डिप्रेस्ड हो गया, ये क्या हो गया, डिप्रेस्ड हो गया, ठीक है भैया। जब इसको मैं, ये आपका ये पिलर पे रखा हुआ है आपका, ठीक है, ये गाटर रखा हुआ है, इसकी लंबाई क्या है, एल है, चौड़ाई क्या है, बी है, डेप्थ क्या है, डी है, और जो समझ गया या, और इसके ऊपर मैंने डब्ल्यू लोड अप्लाई कर दिया। तो भैया बाय ऑब्जर्वेशन, अभी तो खैर ये ऑब्जर्वेशन छोड़ो, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में लिख नहीं पाऊंगा, इतना टाइम नहीं बचेगा, कि जैसे ही मैं वेट को अप्लाई करता हूं तो ये वाला जो पोर्शन एकदम सीधा है, वो क्या होता है, थोड़ा सा बैंट कर जाता है। तो ये जो पॉइंट ए से ए डैश पर आ गया, इसको कहते हैं भैया डिप्रेशन, क्या कहते हैं। अब ये डिप्रेशन वाली समस्या है, ये बड़ी समस्या आती है, क्योंकि बार बार जब गाड़ी वेट जाएगा तो लगातार टेढ़ा होता रहेगा, टेढ़ा होता रहेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए इसकी डेप्थ को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब इसको ऐसे रख देते हैं। ऐसे रख दोगे ना चीजों को, तो भैया ये बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं करती, ना के बराबर डिप्रेशन आता है। मैं कल एक फोटो खींच के लाऊंगा।